जैसा कि दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का हम लोग कोर्स टॉपिक वाइज देख रहे हैं, उसी क्रम में हम आज भारतीय इतिहास में मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसी 10 से 12 मिनट की वीडियो में आज हम मौर्य वंश के बारे में पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। तो जो इसकी समयावधि थी वो थी 322 से 185 ईसा पूर्व। जो मौर्यकालीन जानकारी के स्रोत मिलते हैं हमें, एक तो होता है विदेशी स्रोत और दूसरा है देसी स्रोत। विदेशी स्रोतों की बात आती है तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अब डायमेकस जो एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। डायोनिसस मिस्र का शासक टॉलमी सेकंड का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। फाह्यान की बुक है फो, क्योंकि जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भारत आया था। अब चौथे नंबर की बात करेंगे तो हेनशांग की बुक शियू की, जो हर्षवर्धन के काल में दरबार में आया था। अब हम देसी साहित्य की बात करेंगे तो देसी साहित्य में एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है जातक, जो मौर्यकालीन सामाजिक दशा की जानकारी देता है और महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ भी हैं। आगे हम बात करते हैं अर्थशास्त्र और चंद्रगुप्त कथा। ये जो दोनों बुक है वो है चाणक्य की। अर्थशास्त्र जो है उस समय के भारतीय राजनीति के बारे में बताता है और चंद्रगुप्त कथा जो है चंद्रगुप्त के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है। कौटिल्य यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र है, उसकी जो तुलना की गई है वो अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावेली की प्रिंसेस से इसकी तुलना की गई है। अब बात करते हैं वंशस्य प्रकाशनी और या फिर महावंश टीका। इसमें जो है वो मौर्यों की उत्पत्ति, इतिहास और वंश के बारे में जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। मौर्य वंश की अगर स्थापना की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से किया था। अब बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को शाक्य क्षत्रिय बताया गया है। जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य की माता को मोरों को पालने वाली मुखिया की पुत्री बताया गया है और ब्राह्मण ग्रंथ में उन्हें शूद्र बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो ने पॉलीपोथस कहा, जस्टिन ने सेंट्रोकोटस कहा और इनकी सेना को डाकुओं का गिरोह कहा जस्टिन ने, और प्लूटार्क ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। अब सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, यह कथन विलियम जोस का है। विलियम जोस ने कहा कि सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। अब मौर्यों की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है जिसमें सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है और फिर दोनों के मध्य संधि होती है। संधि में काबुल, कंधार, मकराम और हेरात प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंपा सेल्यूकस निकेटर ने, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया यानी हेनन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया। अब बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर ने अपना जो राजदूत था जिसका नाम मेगास्थनीज था उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने अपनी बुक इंडिका लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार किया और भद्र भाव से शिक्षा ग्रहण की। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों में कर्नाटक चले गए और वहीं पर संलेखना विधि से जीवन त्याग दिया। संलेखना विधि मतलब बिना कुछ खाए पिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था जो वो बिंदुसार था, जो उसके चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा बनता है। इसका अन्य नाम था भद्रसार, सिंहसेन, अमित्र, घात। सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी होता है वो एंटियोकस फर्स्ट होता है। जो सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था वो जो उसका उत्तराधिकारी होता है वो होता है एंटियोकस फर्स्ट, और चंद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है बिंदुसार। अब एंटियोकस फर्स्ट जो है वो सीरिया का शासक था, जो अपना राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजता है
और एंटियोकस फर्स्ट से बिंदुसार ने मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक मांगा, लेकिन एंटियोकस फर्स्ट ने दार्शनिक नहीं भेजा। मीठी शराब और सूखी अंजीर तो भेजी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। और मिस्र का राजा जो बिंदुसार के समकालीन ही था, फिलाडेल्फस, जिसे हम टालमी सेकंड के नाम से भी जानते हैं, उसने बिंदुसार के दरबार में अपना राजदूत भेजा, जिसका नाम था डायोनिसस। बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत भेजा था टालमी सेकंड ने, उसका नाम था डायोनिसस। अब बिंदुसार के 2 पुत्र थे। एक का नाम था सुसीम, जो कि इनका बड़ा पुत्र था, जो तक्षशिला का गवर्नर या शासक था। और दूसरा था अशोक, जो उज्जैनी का शासक था। और अशोक ने ही तक्षशिला के विद्रोह को ख़त्म किया। तक्षशिला में जनता विद्रोह कर देती है, अशोक ने उस विद्रोह का दमन किया। अब हम बात करते हैं अशोक। तो अब अशोक जो है अपने भाई सुसीम की हत्या कर राजगद्दी पर बैठता है। अशोक की माता का नाम सुब्रदांगी था, जो जनपद कल्याणी धम्बा के नाम से भी जानी जाती थी। और अशोक का जो उपनाम था वो था देवानाम प्रिय, यानी देवताओं का प्रिय, जो सबसे पहले अजातशत्रु ने यह नाम धारण किया था। और दूसरा नाम यह था प्रियदर्शी, यानी देखने में सुंदर, प्रिय। सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ये नाम धारण किया था। अब बात करते हैं अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक के अभिलेखों को जो 1750 में खोजा गया था, टी फैंथलर ने खोजा था। और सबसे पहले जो पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। अब भारत में जो इनके अभिलेख प्राप्त हुए वो ब्राह्मी लिपि में थे। पाकिस्तान में जो प्राप्त हुए वो खरोष्टी लिपि में थे। और अफगानिस्तान में अरमाइका लिपि में प्राप्त हुए। और एक एशिया माइनर में तुर्की में प्राप्त हुए थे, जो ग्रीक भाषा में था। अशोक का राज्यारोहण होता है 269 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण होता है। और कलिंग का जो युद्ध होता है वो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। राज्यारोहण के 7वें वर्ष में कश्मीर या खोतांग पर विजय प्राप्त करते हैं। और ये 9वें वर्ष में कलिंग विजय प्राप्त करते हैं। कलिंग में नंद वंश का शासक था, जो उस समय राजा था, पद्म नाम राजा था। और 10वें वर्ष में ये बोध गया की धार्मिक यात्रा करते हैं। 10वें वर्ष में ये बोध गया की धार्मिक यात्रा करते हैं। और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की धार्मिक यात्रा करते हैं। यानी 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की धार्मिक यात्रा की थी। अब बात करते हैं अशोक के पुत्र की, महेंद्र, और उनकी एक पुत्री थी संघमित्रा, जिसको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज देते हैं। अब अशोक को बौद्ध धर्म के जो बारे में प्राप्त हुआ था वो निग्रोध, यानी उन्हीं का भतीजा था। और जो अशोक ने दीक्षा ली थी वो उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी। अब बात करते हैं अभिलेख की। तो ये 3 प्रकार के हैं, शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेख। शिलालेख की बात करेंगे तो 14 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिसमें से 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन है और विदेशी शासकों के संबंध में जानकारी मिलती है जो उनके समकालीन थे। स्तंभ लेख की बात करेंगे तो दिल्ली टोपड़ा, जो बड़ी लाट के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली मेरठ, और जिसे हम छोटी लाट के नाम से भी जानते हैं। अब गुफा लेख की बात करेंगे तो 4 गुफा लेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 लेख सहित है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपाल, और एक लेख विहीन गुफा लेख है जिसका नाम है लोमस ऋषि गुफा। अब अशोक के अगर उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो कुणाल आता है। कुणाल के बाद संप्रीति, शालिसुख, देववर्मन और बृहद्रथ आते हैं। जो बृहद्रथ का एक मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, जो बृहद्रथ की हत्या कर देता है और बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आज की क्लास कैसी रही। इसी तरह हम आपको UPSSC पेट के कोर्स टॉपिक वाइज कराते रहेंगे और सबसे कम समय में आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो
तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।